गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में मैं वेलकम करता हूं। हम लोग आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रंध्र तथा इसके प्रकार, स्टोमाटा तथा इसके टाइप्स के बारे में। आइए हम बात करते हैं कि रंध्र क्या होते हैं, स्टोमाटा क्या होते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है। रंध्र जो है ये सूक्ष्म संरचना होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो सामान्यतः पत्तियों के सतह पर पाया जाता है, लीफ के सरफेस पर पाया जाता है। और यह संरचना जो है अनेक महत्वपूर्ण कार्य के संपादन में सहायता करती है। इसका पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। तो वाष्पोत्सर्जन या जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रंध्रों के द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में ह्रास होता है। तो रंध्रों के द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में ह्रास होना, वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जो रंध्र से होकर होता है। ये जो आपके सूक्ष्म जो पोर्स जो छिद्र दिखाई देता है, इस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा। तो रंध्र के द्वारा क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, जल जलवाष्प के रूप में बाहर आता है। तो रंध्र अगर खुलते हैं तो जल जलवाष्प के रूप में बाहर आता है, और रंध्र बंद होते हैं तो जल का ह्रास नहीं होता है। तो जल का ह्रास तभी होगा जब रंध्र क्या होंगे? खुलेंगे, और जब रंध्र बंद होंगे तो जल का जलवाष्प के रूप में ह्रास आपका नहीं होगा। तो रंध्र का खुलना और बंद होना यह किस पर निर्भर करता है? आपकी जो प्रायरी कोशिका है, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। तो रंध्र जो है वृक्क के आकार का, किडनी के आकार के संरचनाओं से घिरी होती है, और इस वृक्क के आकार की, किडनी के आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं, प्रायरी कोशिका कहते हैं, जो रंध्र को क्या करता है? रंध्र को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायरी कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। अब गार्ड सेल जो होगा, जब इसमें जल की मात्रा अधिक होगी तो एक क्या होगा? टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, स्फीति दाब क्या होगा? डेवलप होगा। तो इस अवस्था में जब आपका प्रायरी कोशिका के अंदर जल का जमाव अधिक है, इसके अंदर स्फीति दाब अधिक है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो जब टर्गर प्रेशर होगा, स्फीति दाब होगा, तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। इसके विपरीत जब प्रायरी कोशिका से जल बाहर आते हैं तो प्रायरी कोशिका क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है, और इस स्थिति में क्या हो जाता है? रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो रंध्र खुलने के लिए आवश्यक हो कि इसमें क्या होना चाहिए? जल का जमाव होना चाहिए, इसके अंदर स्फीति दाब उपस्थित होना चाहिए। तो जब प्रायरी कोशिका स्फीति अवस्था में होगी, जब इसके अंदर जल का जमाव अधिक होगा, जल अधिक मात्रा में एकत्रित होंगे, तो रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। और जब जल इससे बाहर आता है तो प्रायरी कोशिका क्या हो जाती है? संकुचित अवस्था में आ जाती है,
और इस अवस्था में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो रंध्र के बाहर जो वृक्काकार की कोशिका है वह है प्रहरी कोशिका। और प्रहरी कोशिका एक प्रकार के कोशिकाओं के समूह से घिरी रहती है और इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं या सब्सिडी सेल कहते हैं। सहायक कोशिका के बाहर क्या होता है, बाह्यत्वचीय कोशिका होते हैं जिसे क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पहला कार्य जो होता है रंध्र का वह क्या होता है, जल का जलवाष्प के रूप में ह्रास करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेना। दूसरा मुख्य कार्य होता है गैस विनिमय करना, गैस एक्सचेंज करना। वातावरण तथा कोशिकाओं के बीच क्या होता है, गैस का विनिमय होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। आपको ज्ञात होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलते हैं, जल की उपस्थिति में, हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में परिवर्तित कर देते हैं, शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूर्य प्रकाश की सहायता से जल की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पत्तियां जो हैं भोजन का निर्माण करती हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपस्थित है, आपका वातावरण में उपस्थित है। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने के लिए आपके रंध्र क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। तो रंध्रों से होकर कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में प्रवेश करता है और अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप शर्करा का निर्माण होता है, सुक्रोज का, स्टार्च का निर्माण होता है। तो दो मुख्य कार्य हो गए रंध्र के, स्टोमाटा के। पहला वाष्पोत्सर्जन के क्रिया में भाग लेना और दूसरा जो है आपका गैस विनिमय में सहायता करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने वातावरण से लिया और आपको पता है कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, भोजन का क्या होता है, उपापचय होता है। तो भोजन के उपापचय के फलस्वरूप क्या होता है, भोजन छोटे छोटे कणों में टूटते हैं और क्या होता है, आपका ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पौधे ऑक्सीजन का भी क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो ऑक्सीजन जो आता है वो भी किससे होकर विनिमय होता है, आपका इन रंध्रों से होकर विनिमय होता है। सो रंध्रों से होकर ऑक्सीजन कहाँ चला आया, वातावरण में चला आता है। रंध्रों से होकर ऑक्सीजन आपका वातावरण में गया और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। अब इन दोनों स्थितियों के लिए रंध्र क्या होता है, उत्तरदायी होता है, क्योंकि रंध्र के खुलने के पश्चात ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, आपका बाहर आता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि रंध्र जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो रंध्र के प्रकार, रंध्र के प्रकार। अब रंध्र को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, जो प्रहरी कोशिका होती हैं उसकी संख्या के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर। सब याद रखें कि रंध्रों को अनेक प्रकार में विभाजित किया गया है। प्रहरी कोशिका की संख्या, प्रहरी कोशिका की संख्या तथा इसकी स्थिति के आधार पर
इसकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला जो होता है रेनन-कुलिसियस, रेनन-कुलिसियस अथवा एनोमोसाइटिक, एनोमोसाइटिक। इस प्रकार के रंध्र में, इस प्रकार के स्टोमाटा में गार्ड सेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। प्रहरी कोशिका कितनी होती है? 5 होती है। दूसरे प्रकार का जो रंध्र होता है इसे हम क्रूसीफेरस अथवा एनाइसोसाइटिक कहते हैं, एनाइसोसाइटिक कहते हैं। इसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 3 होती है। प्रहरी कोशिका की संख्या 3 होती है। जो तीसरे प्रकार का रंध्र स्टोमाटा होता है उसे रिबेसियस या पारासाइटिक रंध्र कहा जाता है। इसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 3 होती है। प्रहरी कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो चौथे प्रकार का होता है प्रहरी कोशिका, उसे फाइलेसियस अथवा डायसाइटिक फाइलेसियस या डायसाइटिक रंध्र कहा जाता है।
इसमें प्रायरी कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और यह प्रायरी कोशिका जो है वह रंध्र से 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है? स्थित होती है। तो प्रायरी कोशिका की संख्या 2। प्रायरी कोशिका की संख्या 2 होती है। और इसमें जो है रंध्र जो है वह क्या होता है? रंध्र से आपकी जो प्रायरी कोशिका होती है वह लंबवत 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। जो 5वां प्रकार का रंध्र होता है उसे हम कहते हैं ग्रामिनेशियस। 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 ग्रामनी कुल या ग्रामनी परिवार, आपको ज्ञात होगा कि ग्रामनी कुल या ग्रामनी परिवार को घास कुल भी कहते हैं, घास परिवार भी कहते हैं, जिसमें आपका मोनोकोटिलेडन एक बीजपत्री पौधे आते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सारे आते हैं ग्रामिनेशियस। तो ग्रामिनेशियस प्रकार का हो गया। छठा जो होता है वह होता है क्रूसीफेरस। 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 अब एक क्रूसीफेरस प्रकार का जो रंध्र होता है वह उत्तक में काफी अंदर की ओर धंसा होता है, जिसे संकेन स्टोमाटा या पीटेड स्टोमाटा कहते हैं, जो अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है। तो ऐसा रंध्र अंदर की ओर धंसा होता है उत्तक में, जिसके कारण क्या होता है? जल का ह्रास कम होता है। तो जल के ह्रास को रोकने के लिए, जल के लॉस को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए यह व्यवस्था होती है क्रूसीफेरस पादपों में, जिसमें जिम्नोस्पर्म पौधे आते हैं, अनावृत बीजी पौधे जिन्हें कहा जाता है। तो उनमें यह अनावृत बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म में क्रूसीफेरस नामक स्टोमाटा पाया जाता है। क्रूसीफेरस प्रकार का स्टोमाटा या रंध्र पाया जाता है, और यह रंध्र जो है उत्तकों में काफी अंदर की ओर धंसा होता है, जो जल के ह्रास को रोकता है। तो क्रूसीफेरस में क्या होगा? रंध्र अंदर की ओर धंसा होता है। रंध्र उत्तक में अंदर की ओर उपस्थित होता है, में अंदर धंसा हुआ होता है, अंदर होता है, अंदर धंसा होता है, धंसा होता है, जिसके कारण क्या होता है? जल का ह्रास कम होता है। तो स्टोमाटा के कार्य के बारे में, रंध्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो 2 मुख्य रंध्र के कार्य हो गए। रंध्र के कार्य पहला हो गया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तथा दूसरा गैस विनिमय। गैस विनिमय। विनिमय। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की रंध्र के बारे में, रंध्र की संरचना के बारे में, और हमने संरचना का अध्ययन किया कि सूक्ष्म रंध्र के चारों ओर वृक्क के आकार की कोशिका होती है, जिसे प्रायरी कोशिका कहते हैं,
उसके बाहर आपकी सहायक कोशिका होती है सब्सिडी सेल, और उसके बाहर क्या होता है, बाह्य त्वची कोशिका होती है। हमने इसे कार्य के बारे में अध्ययन किया और हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो है रंध्र का खुलना और बंद होना कौन नियंत्रित करता है, प्रहरी कोशिका नियंत्रित करता है कि प्रहरी कोशिका जब अस्फीति होगी तो रंध्र क्या होंगे, खुल जाएंगे, और जो संकुचित हो जाएगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रंध्र के विभिन्न प्रकारों में, जिसमें रेननकुलेसियस या एनोमोसाइटिक है, जिसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 5 होती है, क्रूसीफेरस या अनाइसोसाइटिक जिसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 3 होती है, रूबेसियस या पैरासाइटिक जिसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 2 होती है, फाइलेसियस या डायसाइटिक जिसमें प्रहरी कोशिका की संख्या 2 होती है, और प्रहरी कोशिका जो है रंध्र से लंबवत अवस्था में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ग्रामिनेसियस जो डमरू के आकार का भी कहा जाता है कि ग्रामिनेसियस में जो रंध्र होगा वह डमरू के आकार का होगा, क्योंकि जो मध्य की कोशिका होती है, मध्य स्थिति में जो आपका प्रहरी कोशिका है वह क्या होता है, कम संकरा होता है, और जो छठे प्रकार का होता है वह क्रूसीफेरस रंध्र जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है, वह जल के ह्रास को रोकता है। जल के ह्रास को रोकने के लिए यह एक प्रकार का अनुकूलन है। तो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।